हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल। एक्चुअली ये चैनल बनाया गया है फॉर इलेक्ट्रिकल के सारे कॉन्सेप्ट्स हम जो पढ़ रहे हैं, कि सारे कॉन्सेप्ट्स जो हम पढ़ेंगे जो हमें काम आएंगे हमारे चाहे कोई भी लेवल हो, जैसे एग्जांपल अभी 12th लेवल में भी इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट्स आते हैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर से हो। अब इलेक्ट्रिकल वाले हों तो वो तो होल ईयर पढ़ेंगे, सारे ईयर तक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। अब आ जाते हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम्स के रिलेटेड वाले बच्चे भी इस चीज़ को पढ़ेंगे, और कई बच्चे जो ऐसे होंगे जो कि एक नॉलेज के रूप में भी चीज़ें लेते हैं, उनके लिए भी ये वीडियोस हम इस चैनल पर ज़रूर डालेंगे। हमारा मेन इसमें यह है, इस चैनल में हमारा मेन गोल ये है कि हम सारे इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट को पढ़ें, उसको यहीं पे थोरली याद करें, समझें और उसको एप्लीकेशन में हम लगाएं। हमारा मेन मकसद इस चैनल का यही है, जिससे आज हम इलेक्ट्रिकल में हम बेसिक्स, और अभी जो रिसेंटली अभी ट्रेंड में जो चल रहा है, एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए लोग पढ़ रहे हैं। एसएससी जे के लिए भी मैं इसको कोर के रूप में लोगों को देख सकता हूँ कि अगर जो एसएससी जे की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी जितने दिन बचे हुए हैं उन इतने दिनों में अगर वो ये पढ़ें तो उनकी शायद कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कई लोगों के रिवीजन के फॉर्म में रह गए हैं, कुछ छोटे छोटे चीज़ें जो रह गई हैं। इसमें मैं एडिशनल कुछ ऐड ऑन करूँगा, कुछ नई नई जानकारियाँ इसमें ऐड ऑन करूँगा, और आगे चल कर अगर हम कुछ इसमें देखें तो आप लोग के व्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं और कंटेंट डालूँ कि ना डालूँ। आपके कमेंट्स भी इसमें देखूँगा ज़रूर। तो आज हम पढ़ते हैं, जैसे कि मेरे पास एक एसएससी जेई का मैंने एक प्लान बनाया था कि जो हम पढ़ने का प्लान सोच रहे थे, मैं सोच रहा था जो प्लान पढ़ना है हमें, ये रहा एक प्लान। तो 30 डेज़ का मैं सोचा था कि एसएससी जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम ये सब चीज़ पढ़ेंगे। तो अगस्त मत देखो आप, ये तो मैं पढ़ रहा था पहले से। तो हम अभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह, ये सिलेबस है, एसएससी का सिलेबस है, मैंने रिटर्न फॉर्म में लिख के रखा हुआ है कि मैं बार बार वो छोटी छोटी चीज़ें, मैं छोटे वर्ड्स को देख नहीं पाता हूँ, तो थोड़ा सा बड़े वर्ड्स में उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकूँ। तो हम बेसिक मुद्दों पे आते हैं कि अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो उसके बाद हम चीज़ें आगे देखते हैं। अगर हमें लगता है तो हम डेफिनेटली इसको आगे वैसे कंप्लीट करूँगा मैं इस 30 डेज़ का पूरा प्लान है, फिर ख़त्म करूँगा पूरा 30 डेज़ में पूरा सिलेबस ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। ओके, हम आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल करने से पहले हम जो चीज़ देखते हैं क्या, तो हमें पहले पता होना चाहिए चार्ज के बारे में, चार्ज क्या होते हैं। दूसरा पता होना चाहिए हमें चार्ज से क्या होता है, चार्ज के फ्लो को हम करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, जो आई के फॉर्म में जनरेट करते हैं। इसे मैं लिख देता हूँ करंट। और फिर हमें पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में? पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए। करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ये अगर हम तीन चीज़ पढ़ते हैं, और ईएमएफ एक छोटा सा पार्ट है, सॉरी, ईएमएफ को भी हम थोड़ा सा देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। और फिर उसके बाद आते हैं जिसे करंट, वोल्टेज, पोटेंशियल वगैरह हमने जब पढ़ लिया है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके एप्लीकेशंस पे चीज़ें आएंगी, इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग, और उसके रिलेटेड जैसे कि फैक्टर अफेक्टिंग किस किस में, और जब एलिमेंट्स हैं, करंट वोल्टेज के रिलेटेड जो एलिमेंट्स रहते हैं, कौन से, जो पैसिव एलिमेंट्स हैं अपने, जैसे रेजिस्टेंस। पैसिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं?
रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर। ये इसके साइन बताए हैं कि आपको आसानी से याद रहें चीज़ें, आप माइंड में एक सोच के रहें कि भाई अगर सर्किट डायग्राम आता है, सर्किट डायग्राम इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम्स वगैरह आते हैं तो उसमें ये सब चीज़ें बनी है। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस को शो करती हैं, ये कैपेसिटर को शो करती है और ये इंडक्टर को एल से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट नहीं करते, क्योंकि आई से डिनोट करते हैं हम क्या, करंट को। ठीक है, अगर हम पढ़ेंगे बेसिक चार्ज से पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं चार्ज से। ठीक है, चार्ज को हम देख रहे हैं, चार्ज स्टार्ट कर चुके हैं। चार्ज होता क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज चार्ज। ये अब मैं जो टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ वॉट लिख के, ये क्या आता है, एक्टिव लर्निंग के रूप में हम पढ़ रहे हैं। चीज़ें हम क्वेश्चनिंग करते हैं तो चीज़ समझ में आता है, अगर हम क्वेश्चनिंग नहीं करते तो हमें समझ में नहीं आता है। ये क्या एक्टिव लर्निंग का पार्ट है। तो व्हाट इज चार्ज, चार्ज का मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। एक चार्ज हमें दिखाई तो देता नहीं है, नॉर्मल आई से हमें चीज़ें दिखाई तो देती नहीं है, चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा, पॉजिटिव है नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है। चार्जेस हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये सब होता क्या है, हमें ये सब क्यों है, क्या है, ये हम चीज़ें इस पर डीपली इतनी नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारा फिजिक्स का पार्ट, केमिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। लेकिन हम इसको एक सरफेस एरिया तक पढ़ लेते हैं कि अगर हमें एग्ज़ाम में एक डेफिनेशन पूछी जाए तो एक एक प्रकार से उसको डेफिनेशन दे सकते हैं, एक इमेजनरी फिनोमेना है। क्या है ये, एक इमेजनरी फिनोमेना है जो एक्सपीरियंस कराता है किससे, फोर्स जो इनके बीच में हो रहा है, चार्जेस के बीच में हो रहा है, चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स, कौन सा फोर्सेस हो सकते हैं, दो फोर्स लगते हैं। एक होता है अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन हो सकता है, दूसरा रिपल्शन हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है, रिपल्शन हो सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, अट्रैक्शन हो सकता है, रिपल्शन हो सकता है। दो चीज़ें हमने समझी कि भाई एक चार्ज क्या है, इमेजनरी फिनोमेना है जो एक्सपीरियंस कराता है फोर्स को, जो किसके बीच में हो रहा है, इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में। और कौन से फोर्सेस, दो टाइप के फोर्सेस, अट्रैक्शन फोर्सेस, रिपल्सन फोर्सेस। हर चीज़ का दो, हर फोर्स जो रहते हैं कोई भी चीज़ के देखे जाए तो फोर्स हमेशा दो टाइप के ही होते हैं, B6 देखा जाए तो, अट्रैक्शन और रिपल्शन। मतलब कोई भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकता हूँ मैं और या फिर रिपल्सिव कर सकता हूँ, उसको वापस फेंक सकता हूँ चार्ज को। अब चार्ज बढ़ती है, अपन ने ये पढ़ लिया है फोर्स। अब लेकिन मैं एक थोड़ी सी एक इसमें नोट ये डालना चाहूँगा, क्या हम चार्ज को देख सकते हैं क्या, नहीं दे सकते। ह्यूमन आई जो है, ह्यूमन आई की जो लिमिट है देखने की वो कितनी है, वो 1 माइक्रोमीटर तक दिख सकता है, 1 माइक्रोमीटर तक ह्यूमन आई देख सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे एटम को देखना है, एक एटम को देखना है, तो एटम को देखने के लिए मुझे मेरी लिमिट से 10 लाख का मल्टीपल कर दूंगा ना, तब मैं देख पाऊंगा। समझ रहे हैं। अब मैं इसको नॉर्मल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देख सकता हूँ क्या, नहीं दिख सकता, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी चीज़ें नहीं देख सकता। मुझे चाहिए एक एस STM नाम से रहता है, STM, और या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टेम नाम से दो माइक्रोस्कोप होते हैं, उससे हम चीज़ें देख सकते हैं कि एटम के बारे में अगर हमें पता करना है। जिस बच्चे को थोड़ी जानकारी चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए ये पॉइंट्स हैं कि
हम इसको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ऑप्शंस में ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं क्या, नहीं। इसे हम देख सकते हैं ये कौन सा माइक्रोस्कोप है, स्टनिंग स्टनिंग STM नाम से आप देख लेना, गूगल कर लेना STM माइक्रोस्कोप क्या होते हैं और टाइप माइक्रोस्कोप। इन दो माइक्रोस्कोप से हम चीज़ें देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप ये पता है मुझे इसका, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लेकिन आप इन चीज़ों से देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं एटम पे। एटम पे हम चीज़ें देखते हैं, थोड़ा सा डिफाइन करते हैं एटम को लेकर। एटम एटम में क्या होता है, सेंटर पार्ट होता है एक, जिसे कहते हैं न्यूक्लियस, और बाहर साइड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। बाहर साइड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या होता है बीच में, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। और जो लाइनें जो बनी है, ये हम लोग इमेजिनरी फॉर्म में चीज़ें देखते हैं। डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसी प्रॉपर गोल ही रहे। इलेक्ट्रॉन हमेशा कोई, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड रहती है वो बहुत तेज़ रहती है। ज़रूरी नहीं कि वो प्रॉपर एक क्वांटम स्पीड में घूमता रहता है, उसकी ज़रूरी नहीं कि ये गोल ही रहे। हम लोग इसको इमेजिनरी फॉर्म में चीज़ें देखते हैं। कभी भी कोई पूछे कि भाई ये ऐसी गोल ही रहती है क्या, नहीं रहती गोल, हमेशा एक फॉर्म में घूमती रहता है। एक बट लेकिन एक सर्कुलर पाथ एक हम इमेजिनरी लेके चल सकते हैं कि एक सर्कुलर पाथ में घूमता है, ठीक है। आ रहा है समझ में आप लोगों को, ठीक है। अब आ जाते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब क्या है, इसके पार्ट है एटम के, ठीक। और ये क्या है, शेल्स हैं। क्या है ये, शेल्स हैं। लास्ट शेल को वैलेंस शेल कहते हैं, याद रख लेना। यही काम का है अपने, बहुत सी चीज़ें ये शेल काम का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि करंट जब फ्लो होता है ना, तो आखिरी के इलेक्ट्रॉन्स को हम हटा देते हैं, तब वो करंट एक कंडक्टर के रूप में वो एटम, वो एलिमेंट कंडक्टर बन जाता है, जहाँ के इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव हो सकते हैं, वो उसे कहते हैं कंडक्टर। हम पढ़ेंगे आगे चल के। अभी हम पढ़ रहे हैं शेल्स के बारे में। शेल्स है, शेल दो टाइप के होते हैं। शेल दो टाइप के होते हैं, एक सब शेल और शेल, सिंपल शेल के फॉर्म में पढ़ते हैं। शेल होता क्या है, ये एनर्जी लेवल्स है। क्या है, एक एनर्जी लेवल है ऑफ एटम, ऑफ फोर्स ऑफ एटम। एटम में जो एनर्जी लेवल जो है ये है, तो ये इधर पे ज़्यादा रहेगा, इधर पे कम रहेगा, थोड़ा सा इधर पे थोड़ा सा कम रहेगा, इधर पे और कम रहेगा, इस लेवल पे। और इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, के एम एन, के एम एन ओ, ये फॉर्म में हम इसे डिवाइड करते हैं। के एम एन ओ मीन्स लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें अंदर, इसमें 8 रहेंगे, इसमें 16 रहेंगे, इसमें 32 रहेंगे इलेक्ट्रॉन। ऐसे करके हम इसको बांटते हैं कि लास्ट में सेल में इतने 32 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। यानी मीन्स क्या, एन की वैल्यू 1, इसमें एन की वैल्यू 2, इसमें एन की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 4। नंबर ऑफ शेल्स है, नंबर ऑफ शेल्स। लेकिन इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2n का स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, उससे हम इसकी इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू निकाल सकते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर नंबर ऑफ शेल n है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर नंबर ऑफ शेल्स इसमें क्या है, 2 है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ शेल 3 है, तो इसमें कितने होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 4 है तो 32 इलेक्ट्रॉन्स। कैलकुलेट कर सकते हैं, आ रहा होगा समझ सकते, ठीक है। चार्जेस के बाद आ जाते हैं, ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज था, समझना ज़रूरी है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स क्यों हैं, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेल्स क्या है, चीज़ें समझना ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं इसके
रियल फॉर्म में आ जाता हूँ, आपको जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम से पूछा जाता है। एटम है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये शेल्स हैं, यह इलेक्ट्रॉन है, यह प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स है। पूछा जाता है कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा कि नेगेटिव चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन में पूछा जाए तो माइनस हो जाता है 1.6 10⁻⁹। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? ये ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना बहुत ज़रूरी है। आप अब आ जाते हैं हम चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ, अब मैं चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन को देखूं, क्या होता है, ज़ीरो, कोई चार्ज ही नहीं होता, न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल रहता है। अब आ जाते हैं, हम पढ़ लेते हैं मास पे। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 10⁻⁻31। फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.607 10⁻⁻27 एंड 1.607 10⁻⁻27। ये आप याद कर लें। मीन्स जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, सॉरी मास ऑफ प्रोटॉन रहता है, वो इक्वल टू होता है मास ऑफ, मान लेते हैं मतलब अप्रॉक्सिमेट टेंटेटिव फैक्ट है, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन रहता है, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, ये फैक्ट है। और एक और फैक्ट बता रहा हूँ कि मास ऑफ प्रोटॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, 1840 के बराबर, क्योंकि ज़्यादातर ये चीज़ें पूछी जा रही हैं एग्ज़ाम के फॉर्म में, एग्जामिनेशन में ज़्यादातर ये चीज़ें पूछी जा रही हैं कि ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन का जो रेशियो है किसके बराबर है, 1840 के बराबर है। ये फैक्चुअल डेटा है, इसको याद कर लेना, ये निकाला है इन लोगों ने। मैं इसको अब डेरिवेट कर सकता हूँ लेकिन टाइम नहीं है और मतलब भी नहीं है। हमें एग्ज़ाम में 4 ऑप्शंस में से एक टिक लगाना है, 4 ऑप्शंस में से एक टिक लगाना है, और एग्ज़ाम में रिटन में भी लिखना है तो हम जब इतना लिखना, कोई डेरिवेशन हमें नहीं प्रूफ करना। हम साइंटिस्ट नहीं हैं, हम एक इंजीनियर्स हैं, हमारे पास फैक्चुअल डेटा रहता है, हम उसको कैलिब्रेट करके निकालते हैं, हम उसको इलस्ट्रेट करते हैं, चीज़ों को डिफाइन करते हैं बाय दी माय प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सब चीज़ें पढ़ना ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। और चार्ज में क्या पढ़ सकते हैं, फैक्चुअल डेटा सिर्फ इतना ही है, एक इसमें फॉर्मूला है चार्ज का, वो हम ज़रूर पढ़ते हैं, वो हमेशा बहुत काम का आता है, ये भी एग्जामिनेशन में, Q = N × E। Q मीन्स चार्ज, N मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19, हमें पता ही है 1.6 10⁻⁻19। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और Q का एक फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है जो Q = I × T के फॉर्म में है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं करंट में। आपको ये चीज़ समझ में आई है, Q = N × E।
कई लोग पूछते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल्स, अल्फ़ा चार्जेस, बीटा चार्जेस क्या होते हैं। अल्फ़ा चार्जेस हम पढ़ते हैं तो अल्फ़ा चार्ज में क्या होता है, अल्फ़ा जो चार्ज रहता है, आप याद कर ले, ये फैक्चुअल डेटा है कि इसमें 2 प्रोटॉन रहते हैं और 2 न्यूट्रॉन रहते हैं, 2 न्यूट्रॉन रहते हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन जो है, 2 प्रोटॉन मीन्स क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट प्लस 1.6 10⁻⁻19, और न्यूट्रॉन की वैल्यू 2 इंटू न्यूट्रॉन की वैल्यू 0 होती है, ये 0 हो जाएगा। तो यानी अल्फ़ा चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19। अल्फ़ा पार्टिकल चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है। एक अल्फ़ा पार्ट जहाँ मतलब जहाँ एक अल्फ़ा पार्टिकल का जो चार्ज की वैल्यू होती है वो 3.2 10⁻⁻19 होती है। वैसे बीटा में देखो ना, बीटा में 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, उसमें भी एक प्रोटॉन रहता है और एक न्यूट्रॉन रहता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है और एक न्यूट्रॉन रहता है। तो आप समझ जाएंगे कि इसके पॉजिटिव 1.6 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 10⁻⁻19 कूलम होगा कि माइनस में होगा मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन है ना। कूलम क्या होता है, कूलम इज अ चार्ज ऑफ, ये यूनिट, कूलम जो है चार्ज की यूनिट है, चार्ज की यूनिट, द यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कूलम। ठीक है, ये हमने थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेटा कई बार पूछ लेते हैं अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल्स के बारे में, अल्फा चार्ज बीटा पार्टिकल्स के बारे में कई बार पूछ लेते हैं, तो हम कंफ्यूज ना होते हुए डरे ना, हमें समझ जाना चाहिए कि भाई 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 न्यूट्रॉन, हमसे इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक अब आ जाते हैं हम किस पे, करंट पे। करंट, करंट क्या होता है, करंट का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं I = Q/T, यानी चार्ज एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम पे, किसी भी कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है, उस पर जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं एक पर यूनिट ऑफ टाइम पे, 1 सेकेंड पे, कोई भी टाइम 1 सेकेंड हो सकता है, कोई भी टाइम गिवन टाइम हो, उस टाइम पे जितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उसे कहते हैं करंट। ठीक है, हम प्रॉपर गिन नहीं सकते, हम प्रॉपर निकाल सकते हैं कि कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं 1 सेकेंड में, हम निकाल सकते हैं, बस फॉर्मूला है। लेकिन अभी हम थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ, करंट होता क्या है। हमने करंट क्या है, जितने मतलब नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो हो रहे हैं पर सेकेंड में, उसे कहते हैं I = Q/T। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसकी जो यूनिट रहती है उसे कहते हैं एम्पियर, एम्पियर की एम्पियर, एम्पियर, ओके। एम्पियर इसकी यूनिट होती है, चार्ज का करंट की यूनिट एम्पियर होती है, ओके। इस पे अब मुझे नंबर ऑफ, जैसे मान के चलिए कि मुझे निकालना है कि भैया कि मेरे पास 2 एम्पियर करंट आ रहा है तो उसमें कितने चार्ज होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल एक इसमें कर कि तार है, तार में मेरे पास 2 एम्पियर करंट जा रहा है 3 सेकेंड के लिए, तो मैं पता करूं कि कितने चार्ज होंगे, निकाल सकता हूँ क्या, निकाल सकता हूँ। कैसे, कि मुझे पता है I = Q/T होता है ना। और Q की वैल्यू क्या होती है, सॉरी, और उसको Q लिख सकते हैं I ×
T इज इक्वल टू क्यू, और क्यू की वैल्यू क्या आती है एन इंटू ई, एन इंटू ई। नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, सॉरी मैं नंबर ऑफ चार्ज निकाल सकता हूँ, चार्जेस निकालता हूँ, नंबर ऑफ मैं इसमें निकालता हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालता हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। तो आई की वैल्यू कितनी है, बस 2 एम्पियर है, टाइम कितना है 3 सेकेंड है, और इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 × 10⁻⁻⁹ और इधर पे n, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 1.6 × 10⁻⁻⁹, तो उसमें निकालूंगा तो 6 से 36, 9.6 इंटू 10⁻⁻⁹ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फ्लो हो रहे होंगे। और अगर चार्ज निकालना है तो 6 का डायरेक्ट सीधे 6 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर है नंबर ऑफ चार्जेस कितने फ्लो हो रहे होंगे, एन निकाल सकते हैं हम इससे। तो अभी के लिए हमने ये करंट पढ़ा, अब आ जाते हैं हम, अगर आपको सही लग रहा है तो मैं डेफिनेटली इसको आगे बताऊं, तो आपके व्यूज़ को मैं देख के समझ सकता हूँ। थैंक यू। अगर आपको सही लग रहा है तो डेफिनेटली हम मुझसे कमेंट में लिख सकते हैं कि यस लिख देना कि और आप पढ़ा सकते हैं तो और पढ़ाइए, मैं थोड़ा सा और डिटेल्स में चीज़ें बताऊंगा। आप जो पढ़ेंगे अपन आगे से, अभी तो अपन ने 2 चीज़ें पढ़ी, चार्ज और करंट। मैं इसका डेटा आपको नहीं दूंगा, क्योंकि आप रिटर्न में खुद लिखें, जो आपने पढ़ा है खुद लिखें, खुद लिखेंगे तो आपके सेंसेस काम करेंगे, आप चीज़ें पढ़ोगे। हमें चीज़ें याद क्यों नहीं रहती है, क्योंकि हमारे सेंसेस उसमें वर्क नहीं करते। हमारे सेंसेस वर्क करेंगे तो हम चीज़ें याद करके रख सकेंगे। अगर हम सेंसेस नहीं वर्क कर रहे हैं, हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, सिर्फ रीड कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, सेंसेस आपने देखा होगा ना स्कूल्स में हमें क्या क्या रीडिंग करना सिखाते थे, रीडिंग 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 करते करते हम रीडिंग करना सीख गए। हम जो पढ़ते 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 पढ़ना सीखे जाते हैं, तो कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ें कोई भी मोटिवेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपना काम है करो, तुम्हारा काम पढ़ना है तो पढ़ो, कोई तुम्हें एक्स्ट्रा मोटिवेशन नहीं देगा, तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ना है बस। थैंक यू।